Hello everyone. Good evening to all of you. This is your educator MD हसन. Welcome to गीगल इंस्टीट्यूट. बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था. तो जिस बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर फर्स्ट लेक्चर को देख ले तो वो सेकेंड लेक्चर को अच्छे से समझेगा. और बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के टाइप्स क्या है. और इस लेक्चर में हम जानेंगे, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, और आगे फिर हम नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बचे हुए थे उसको देख लेंगे. फिर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. अगेन वेलकम टू सेशन बच्चों. तो यहाँ देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हमको जो पहला पॉइंट है जो पढ़ना है, हमारा पहला टॉपिक, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाएंगे. पहले आप देखिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है. दूसरा जो बाबू हम लोग को पढ़ना है वो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तीसरा जो है हमारा बच्चों जो पढ़ना है हमें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर. और चौथा बाबू, चौथा हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. सो बच्चों, ये चारों पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे. पहले हमने कहा था कि हम कुछ इंपॉर्टेंस टाइप्स हमारे नंबर्स के बचे हुए हैं जो हम देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज में हमारा यूज होने वाला है. तो उसमें से एक जो हमारा बच्चा बच गया था वो है हमारा रेशनल नंबर. वो है हमारा पहला एक रेशनल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या. तो ये परिमेय संख्या क्या होता है बाबू? तो देखें यहाँ पे, वे सारी संख्याएं या ऐसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में कहे तो बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं. एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 4/3. तो ये देखिए बाबू, इसे बट्टे के रूप में भिन्न फ्रैक्शन में लिख दिए, तो इसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या. या जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 4, तो ये कहिएगा परिमेय संख्या नहीं है? नहीं बाबू, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या. तो इसका डिफिनेशन हम सिंपल सा बोलेंगे, वैसी सारी संख्याएं जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं. जहां हमारा P और Q पूर्णांक है. क्या है बाबू? P और Q पूर्णांक है, इंटीजर्स है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स हमारा क्या होता है, जो हम इससे पहले हम आपको बताए थे उसके बारे में. और यहाँ एक कंडीशन है बाबू कि यहाँ P बाई Q के रूप में तो होगा, लेकिन यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा. अगर P बाई Q के फॉर्म में हो और उसका जो Q डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा. इसे याद रखिएगा कि वैसी सारी संख्याएं जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स. उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स. तो पूर्णांक हमने बताया था क्या चीज से मिलकर बना है. ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, हमारा होल नंबर हमारा किससे मिलकर बना है? 0 और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से. तो अगर यहाँ पे हम नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये सारा हमारा परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में हम 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं. तो ये सारा हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या. एक क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे कि आपने अक्सर सुना होगा कि भिन्न और परिमेय संख्या, मतलब फ्रैक्शन और परिमेय संख्या. तो कोई अगर आपसे पूछे कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? हम आपको बताते हैं, आपको बताना क्या है. फ्रैक्शन का एक कंडीशन है बाबू कि फ्रैक्शन में निगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा. जैसे हम यहाँ पे 2/3 लिखते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन भी है, ऐसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, क्योंकि पूर्णांक में हमारा पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स दोनों आता है. लेकिन फ्रैक्शन में जो है हमारा ये निगेटिव इंटीजर्स नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें आएंगे, इसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं. लेकिन परिमेय संख्या क्या है? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स यहाँ पे हमारे आ सकते हैं. जैसे -1/2 -3/2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या है? ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन इसे हम लोग फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ गया? निगेटिव साइन आ गया, निगेटिव इंटीजर्स आ गए. तो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा आप यही बोलिएगा
कि फ्रैक्शन में जो है वो निगेटिव इंटीजर्स नहीं आ सकता, मीन्स उसका जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होगा वो निगेटिव नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर्स हो सकता है। एक और क्वेश्चन है, कोई बोलेगा क्या जीरो हमारा परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। हमने क्या बोला, इसका क्यों नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल, लेकिन p हो सकता है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0/1, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं 1/0 तो ये नॉट डिफाइन होता है। पता होगा कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए इसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो क्लियर हुआ बाबू? तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो हम पढ़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा बच गया था, इसमें बस यहाँ पे हमको IRR लगा है, इर्रेशनल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो जस्ट उसका अपोजिट, वैसी सारी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देखिए √2, √3, √5, पाई, ये सारे हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं? नहीं बाबू, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। पाई, तो पाई जो है ये कैसे हो गया रेशनल नंबर? तो पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है हमारा 3.14। ये तो हम लोग लिखते हैं कि 3.14 लिख दिया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसका होता है 3.14526 समथिंग, ऐसा ही होता है। जो यहाँ पे डेसिमल का ऊपर नीचे हो गया होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्या होता है, पाई का वैल्यू तो हम लोग को पता है कि अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, सुपर कंप्यूटर भी इसका वैल्यू अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए। ये तो हम लोग को अप्रॉक्स दे दिया गया है कि मैथमेटिक्स में हम लोग पाई का 3.14 इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको भी हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो याद रखिए, वे सारी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ओके बाबू, क्लियर हुआ? और जितने भी यहाँ पे आप लोगों को परिभाषा मिला है, पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पे आपको PDF मिलेगा। जो भी हम परिभाषा यहाँ पे बोल रहे हैं, जो भी डेफिनेशन यहाँ पे बोल रहे हैं, वो आप सबको हैंड रिटन वहां पे मिल जाएगा। आप लिंक पे जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए और वहां से उसे याद कीजिए। तो चलो बाबू, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे बचे हुए थे रेशनल इरेशनल नंबर, इसे कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं हमारा ये रियल नंबर पे। तो रियल नंबर क्या होता है? तो सुनिए, हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन से ही हमारा रियल नंबर बनता है। मतलब हमारे जो रियल नंबर होगा, या तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर हमारा किससे मिलकर बना है? रैशनल नंबर हमको पता है कि हमारा भिन्न और हमारा पूर्णांक से मिलकर बना है। अब पूर्णांक हमारा किससे मिलकर बना है? पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पूर्णांक हमारा निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर से मिलकर बना है। होल नंबर हमारा 0 और नेचुरल नंबर से मिला है। तो अभी तक आपने जितना भी नंबर्स पढ़े ना, जितने भी नंबर्स के टाइप पढ़े हैं, सभी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वो सभी क्या है? हमारा रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन से प्राप्त होता है। और रैशनल इरेशनल नंबर हमारा पूर्णांक से, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, ये सारे से प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी नंबर्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, वो सारे हमारे क्या है? रियल नंबर से। वो सारे हमारे क्या है? रियल नंबर से। अब देखिए बाबू, इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो उसमें सबसे पहला जो हमने बताया था अभी, युगलित विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। तो युगलित विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ना क्या है? आप लोग बचपन में ये चीज पढ़ चुके हैं, बस उसे एक नए मेथड से पेश कर दिया गया यहाँ पे। तो वो नया मेथड क्या है? यहाँ पे देखिए, पहले एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये फर्स्ट के लिए हम पढ़ेंगे, यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो युगलित विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखिए, आप तो डिवाइड करना तो जानते होंगे, आप बचपन से करते आ रहे हैं, 1 क्लास या 2 क्लास से, तो आप डिवाइड करना जानते हैं। यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि 11 को हमको डिवाइड करना है 2 से, 11 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 5 10, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 हो गया कंप्लीट। और ये डिवाइड देना हम कब छोड़ते हैं? जब यहाँ पर जो हमारा बचता है, जो भी रिमाइंडर, शेषफल बोलते हैं हिंदी में, और तो इससे छोटा होता है, तो हम यहाँ पे डिवाइड देना छोड़ देते हैं। और हमको पता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भाज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। भाजक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग भागफल।
और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, डिविजर भी बोल सकते हैं इसे हम लोग। और भागफल को हम लोग बोलते हैं कोसेंट, और शेषफल को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो एक चीज देखिए बाबू, यहां पे हम लोग अगर ये 11 को यहां पे लिखते हैं 11, तो अगर इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 5, इसमें +1 ऐड कर दें, तो यहां पे आप एक चीज देखिए रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 + 1 इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए, अगर हम इसको डिवाइजर को अगर हम कोसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा डिविडेंड के इक्वल आ जाता है। तो और हम लोग ने पहले पढ़ा है कि जब ये हमारा 11 क्या है, भाज्य है, तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं भाज्य इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है, डिवाइजर है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं भाजक, भाजक इनटू, और हमारा ये क्या है, भागफल, भागफल, ये हमारा बन क्या है, शेषफल। ये हमारा निकल के आया। इसे ही बाबू हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन लेमा और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोलते हैं। अभी लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो ये इस तरह से हमको जो जान रहे हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो इसको जो यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया है, तो यही हमारा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो भाज है, इस भाज को यहाँ पे एक नाम दे दिया गया, जैसे ए क्या है, कोई पूर्णांक है, और यहाँ पे भाजक को यहाँ पे हम लोग ले लिए बी, और इनटू यहाँ पे भागफल को कोसेंट, क्यों, और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर। तो एक ये स्टेटमेंट हमारा निकल के आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और लेमा या प्रमेय का। यहां हम लोग ने क्या बोला कि ये रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग देना बंद कर देते हैं। मतलब ये जो शेषफल होता है हमारा, इससे छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या आ सकता है, ये हमारा 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 बन जा 4, तो यहाँ पे क्या बचा 0। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि r जो होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा r, वो छोटा होगा किससे, भाजक से, b से, और बड़ा या इक्वल किसके होगा, 0 को। इसको हमेशा याद रखिएगा। यहाँ a और b हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो इसका डिफिनेशन जो है इसमें इसी तरह से बोला गया है कि अगर कोई पूर्णांक a को b से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमें कोई पूर्ण संख्या q और r प्राप्त इस प्रकार होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा और थ्योरम। तो ये समझिए आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, बोला था ना, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। आइए आप बचपन से ये बताइए, आज सीखें आप, कब सीखें, ये तो आप 2 क्लास 1 क्लास या 3 क्लास, जो भी हो 1 क्लास से बच्चा डिवाइड करना सीख जाता है, तो आप वहीं से पढ़ते आ रहे हैं। बस उसे यूक्लिड साहब ने एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, उसको बता दिया कि भाई भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये स्टेटमेंट दे दिया, बोला चलो बच्चों को अब इसी से, अब ये जो है इससे हम करेंगे क्या, हम जो भाग तो आसानी से दे देते हैं वहां पे, तो हम तो भाग तो देंगे नहीं, तो इससे हम निकालेंगे क्या, तो इससे हम लोग बाबू फाइंड करेंगे एचसीएफ, दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है वो हम बता रहे हैं हम आपको, और इस पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे कि इससे हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो ये क्लियर हुआ बाबू। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको पीडीएफ में वहां पे डिफिनेशन पूरा क्लियर मिल जाएगा, यहाँ पे बस आपको समझना है कि एक्चुअली ये होता क्या है। इसको याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ओके बाबू। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे एल्गोरिथम और एक आता है लेमा। तो लेमा और एल्गोरिथम में क्या फर्क है, दोनों को एक ही भी बोला गया है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग बात होगी ना, तो हम बता रहे हैं वो क्या है। देखो
लेमा। लेमा वर्सेस एल्गोरिथम। देखो क्या है, दोनों एक ही है, बस समझिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से कोई दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम भी एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, बस इससे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर दिया हुआ है जो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो किसी 2 नंबर का हम जब प्रॉब्लम निकालेंगे तो हमको लास्ट स्टेप एक ऐसा आएगा जहां हम लोग अपना रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको कहेगा कि घर में चाय बनाने के लिए, तो चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पैन लेते हैं, उसे हम लोग ओवन पे रखते हैं, उसमें हम वाटर रखते हैं, उसमें हम शुगर ऐड करते हैं, फिर हम उसमें लीफ डालते हैं, उसे हीट करते हैं, वो खौल जाता है, फिर उसमें दूध मिलाते हैं, फिर उसे हम कप में डालते हैं, फिर पीते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप आप चले ना, कि पहले हमने पैन लिया, फिर उसमें वाटर ऐड किया, उसे ओवन पे रखा, उसे हीट किया, फिर उसमें हमने लीफ डाला, फिर उसमें हमने मिल्क ऐड किया, फिर हमने उसे कप में डाला, उसके बाद हमने उसे पिया। तो उसी तरह एल्गोरिथम में जो हमारा स्टेटमेंट है, जैसे एक स्टेटमेंट अभी आपने पढ़ा ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रूवन हमारा क्या एक स्टेटमेंट है लेमा। तो इससे हमारा क्या होगा कि हम किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे चलेंगे हम एक स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली हम इसे नहीं यूज करेंगे। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप, उसी को नाम दे दिया गया एल्गोरिथम। तो हम कह सकते हैं लेमा और एल्गोरिथम हमारा दोनों क्या है, सेम ही है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों हमारा एक ही है। क्वेश्चन में हमेशा आपको लिखा रहेगा कि एचसीएफ फाइंड कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है बाबू, तो इतना समझिए, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट हमारा जिससे हम कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और एल्गोरिथम में उसी स्टेटमेंट को हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। कोई प्रोसीजर हमारा दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको, लास्ट स्टेप एक ऐसा आएगा जहां पे हम अपने क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, वहां से आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ये हो गया क्लियर बाबू? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जिसे क्लियर ना हो वो बच्चे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बाबू सिर्फ किसी का डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट चल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीडीएफ दे चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो सेकेंड जो है बाबू, इसमें जो हम लोग सेकेंड पढ़ने वाले थे, सेकेंड यहाँ देखिए, हम लोग सेकेंड इसमें पढ़ने वाले थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? तो इसको समझने से पहले हमने बताया था कि हम उससे एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक हिंदी में इसको बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बचपन से आप निकालना जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 10 और 50, इसका कहेगा कि बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एचसीएफ निकालिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दिए हुए दोनों संख्या को पूरी तरीके से काट दे, डिवाइड कर दे, जिससे उसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है, मींस कॉमन होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये 10 आप कहिएगा कि सर ये 10 2 से भी कट रहा है। जैसे अगर हम लोग देखें प्राइम फैक्टर 10 का, प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर आपने पढ़ा है, वैसी सारी नंबर्स जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जांपल हमारा 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर जो आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर तो आपको पता होगा क्या है, नहीं पता है तो समझिए फैक्टर क्या होता है। जैसे ये 25 दिया हुआ है, 25 है, इसका फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, तो इस फैक्टर का मतलब होता है इसे तोड़िए, इसे तोड़िए। तो इस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो 25 का फैक्टर क्या हुआ हमारा, 5 इंटू 5। और हम कहेंगे इस 5 इंटू 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो 5 इंटू 5 का मल्टीपल क्या है हमारा, 25, क्योंकि 5 इंटू 5 करेंगे हम तो क्या आएगा 25, और 25 का फैक्टर क्या हो गया हमारा 5 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 10 की बात करते हैं। 10 हमारा 1 से भी कट रहा है, 1 से डिवाइड हो जाएगा ये। 10 हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और 10 हमारा 10 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके,
अगर हम 50 की बात करें तो 50 में देखिए हमारा 50 भी हमारा 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, 50 हमारे 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 50 हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 50 हमारे 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 50 हमारे 25 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 50 से भी हो रहा है। तो हमने क्या बोला, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए हुए दोनों नंबर को पूरे तरीके से कट कर दे, मतलब डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10 है। इसमें तो सबसे बड़ी संख्या 50 है, लेकिन 50 से तो 10 नहीं कटेगा। लेकिन इसमें इसके जैसा जो सेम इसमें क्या, इसमें भी 10 है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारा 10 हो गया। 10 ही मात्र एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ी जो ये इस दोनों को पूर्ण तरीके से इसको डिवाइड कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप लिखिए 10 को 10 से डिवाइड कर दिए, 10 एक है 10 कट कर दिए, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। अगर इसको बात करें 50, तो 50 को कीजिए यहाँ पे 10 से, 10 पंचे 50, तो इसको देखिए कट किया, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 10 हो गया, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इस दोनों को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। ओके, अगर यहाँ पे कोई बच्चा 5 इसका एचसीएफ ले लेता है तो वो गलत है, क्योंकि 5 से बड़ा तो हमारा 10 है। तो इसे याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो दिए हुए संख्या को दोनों को काट दे। यहाँ पे 50 तो इसको अकेला काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है इसका। यहाँ 25 जो है 50 को काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है, एचसीएफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक इकलौता वाहिद हमारा 10 ही है जो हमको इस दोनों को हमारा कट कर रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ निकल के क्या आ गया हमारा 10। तो यहाँ पे हम लोग, ये होता है एचसीएफ, जो आप लोग 5-6 क्लास में एचसीएफ निकालना जान रहे होंगे, लेकिन वहां पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला था। यहाँ भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, जो आगे हम बताने वाले हैं। और यूक्लिड डिवीजन में जो हम लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो एचसीएफ निकालेंगे वो हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे वो हम आगे आपको जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे हम बताएंगे कि डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जब हम जितने भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी परिभाषा पढ़ रहे हैं, वो समझ में क्लियर तभी आता है जब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा वहां पे कहेगा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो नंबर का एचसीएफ निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। तो याद रखिएगा, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दिए हुए संख्या को पूरे तरीके से कट कर दे। ओके, और यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है, दूसरा समझ लीजिए ये क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हमारा कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, कंपोजिट नंबर हो, जो आप पढ़े थे कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे और किसी और से भी कटे, तो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कोई कंपोजिट नंबर यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं 4 है, 8 है, 10 है, 20 है, ये सारा हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इसे कहता है कि अगर हम इसका फैक्टर करें तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 × 2, इसका फैक्टर क्या है 2 × 2। अगर इसका फैक्टर करें हम तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8। अगर इसका फैक्टर करें तो हम क्या लिखेंगे 2 × 5, इसका फैक्टर क्या लिखेंगे 2 × 5। अगर इसका फैक्टर करें हम तो क्या लिखेंगे 2 × 5। तो देखिए फैक्टर किए, तो यहाँ पे एक क्या चीज आपको नजर आ रहा है, क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें इसके जितने भी फैक्टर आए हैं ये सारा का सारा जो नंबर है हमारा सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है कि नहीं, 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 2 क्या अभाज्य संख्या है, 5 क्या अभाज्य संख्या है, 5 क्या अभाज्य संख्या है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि कोई भी जो हमारा भाज्य संख्या, जो कंपोजिट नंबर होगा, उसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो जो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे अगर उसका, तो उसमें जो हमारे फैक्टर आएंगे, उसके जो नंबर आएंगे वो हमारा प्राइम नंबर होगा, वो हमारा प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 का 22, तो यहाँ पे 2 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर। हाँ, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि एक बार 2 आ गया तो दोबारा 2 नहीं आना चाहिए, ये रिपीट हो सकता है, कई बार आ सकता है। यहाँ पे 2 ही बार आया, कहीं पे हो सकता है 5 बार आएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जब आपने पढ़ा होगा, जब 8th क्लास में आपने पढ़ा था a × a रहता है, तो हम लोग जानते हैं
कि अगर एक फॉर्मूला था कि a का पावर m इंटू a का पावर n, अगर बेस हमारा क्या होता है, बेस हमारा सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए इसका बेस सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 1 1 2। अगर इस पे पावर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। 2 इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे देखिए 2 2 टाइम्स है तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 5। समझ आए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के घातों के रूप में लिख सकते हैं। घात मतलब होता है पावर, घात मीन्स क्या होता है, हमने बताया था कि अगर कोई हमारा हिंदी वर्ड यूज होगा उसका हम इंग्लिश भी बताएंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, इसे हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसे हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो भाज्य, तो हमारा क्या बोला, कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के घातों के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, क्लियर हो रहा है। 4 है, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हो बाबू। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब चलो इसको पढ़ने के लिए क्यों बोला इसमें, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपने 5-6 क्लास में किया होगा कि बाबू SCF एंड LCM आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा फाइंड कीजिए, मीन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले। तो वहां पे तो आप आराम से निकाल लेते थे कि हम लोग क्या करते थे कि देखते थे कि इस सम में जो कॉमन रहता था उस कॉमन का सबसे हाईएस्ट पावर, क्योंकि हमने पढ़ा था SCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें तो वही है, तो हम लोग यहाँ पे भी SCF और LCM निकालना सीखेंगे, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग सीखेंगे। SCF का मतलब तो बता दिए कि वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स को क्या करे, पूरी तरीके से कट कर दे। तो यहाँ पे हम एक क्लियर कर देते हैं LCM क्या होता है, LCM के बारे में भी जान लीजिए, फिर सारा चीज अगर क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें LCM क्या होता है, तो LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोग अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, तो इसका डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं LCM का यहाँ पे कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूरे तरीके से कट जाए, उसे हम लोग कहते हैं LCM। तो उससे उस संख्या को, उस दिए हुए संख्या का LCM कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने SCF में पढ़ा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को कट कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या से कट जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे उल्टा बोला, वो दिए हुए संख्या से कट जाए। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, ये क्लियर हो गया अर्थमेटिक, हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े उसका तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हम लोग इसे हटा दें। तो यहाँ पे LCM की बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल वही 10 और 5 का ही लेते हैं, यहाँ पे 10 और नहीं 50 का लेते हैं। ये देखो 10 और 50 दिया हुआ, इसका कहेगा LCM निकालिए, इसका क्या कीजिए, LCM निकालिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दिए हुए संख्या से पूर्णतः कट जाए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं तो इसको प्राइम फैक्टर कीजिए इसका पहले। तो इसका प्राइम फैक्टर करने आता है, जो प्राइम नंबर होगा हमारा उसी से इसको हम लोग कट करेंगे, तो उसी से हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। तो जैसे ये हमारा पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो इसे हम लोग कहेंगे 2 5 सा 10, ये कट रहा है 5 बन जा 5। और यहाँ पे इसको देखें तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसको कहेंगे तो ये 5 से कट जाए 5 5 जा 25, इसको लिखेंगे 5 बन जा 5। नहीं, डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 85 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 10 से भी कट जाएगा और हमारा किससे कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा। तो इसका LCM अगर हम बात करें तो इसका LCM आएगा 10 और 50 का LCM आएगा डायरेक्टली हमारा 50। तो यहाँ पे आप इतना दिमाग लगाइएगा, जैसे छोटा सा नंबर दे दिया तो आप डायरेक्टली 50 बोल दिए, निकल गया। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, इसका प्राइम फैक्टर से आप पहले निकालना जान रहे हैं, तो हम वहीं पे देखते हैं इसको आसान तरीके से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 10 की बात करें तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 × 5, और हमारा 50 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, तो ये आ गया 2 × 5 कितने बार
2 बार, तो इसको लिखेंगे 5 का पावर 2। तो चलिए इसका हम लोग ना एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं, तो आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि दोनों हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे बाबू हम लोग ने क्या किया, प्राइम फैक्टर कर लिया, तो आप लोग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। चलिए इसका एचसीएफ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग एचसीएफ जो निकालेंगे ना, इसमें देखेंगे कि दोनों में जो कॉमन होगा हमारा, उस दोनों कॉमन में जो सबसे हमारा जो छोटा पावर होगा ना, इसे वहां पे बोलेंगे। तो इसमें देखिए 2 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 का पावर क्या है, 1 है। तो इसमें छोटा पावर क्या है हमारा, 2 का पावर 1 है, क्योंकि दोनों पे पावर 1 ही है, तो एक हम यहाँ पे 2 लेंगे 2। अब N2 इस दोनों में देखिए 5 यहाँ भी है, 5 क्या है हमारा, यहाँ भी है। यहाँ पे 5 का पावर 2 है, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो छोटा पावर कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे लेंगे 2 × 5, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 2 5 10। तो हमने देखा था ना, वहाँ प्राइम फैक्टर किया था, वहां से हमारा एचसीएफ कितना आया था, 10 आया था। अब चलिए एलसीएम का हमने क्या बोला कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या से दोनों से पूरा कट जाए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हम इस तरह से यहाँ से निकालते हैं आसानी से। तो एलसीएम में इसका जस्ट अपोजिट होगा। एचसीएफ कहता है कि जो दोनों में कॉमन होगा उसका सबसे लोएस्ट पावर लेंगे हम यहाँ पे, और एलसीएम हमारा कहता है कि जो दोनों में हमारा होगा उस दोनों में मौजूद का हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। तो ये दोनों में मौजूद है, दोनों में, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, तो इसका हाईएस्ट पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 ही, 2 का पावर 1। और यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, हाईएस्ट पावर कितना है, तो 5 का पावर 2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 5, 5 का 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 2 5 10, 10 5 50, तो कितना आ गया, 50। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, जो दिए हुए संख्या उसको पूरा डिवाइड कर देगा, तो 50 है। इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 50। जैसे आप देखिए ये 50 है, इसको 50 को लिखे यहाँ पे। अगर बात करते हैं ये 10, ये 10 भी क्या करता है, 50 को कट कर रहा है, 10 पंचे 50, तो क्या हो गया, पूरा कट कर दिया इसको। अगर बात करें यहाँ पे 50, ये देखिए, तो ये 50 को 50 से कट कीजिए, तो 50 भी इसको क्या कर रहा है, पूरा कट कर रहा है। 50 है क्या, 50, इसको क्या किया, पूरा यहाँ पे हमारा कट कर दिया। यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 50 ही हमारा क्या है, वह बड़े से बड़ी संख्या है जो दिए हुए दोनों संख्या से पूरा कट गया। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो आप लोग 6, 7, 8, 9 में आप लोग निकाल चुके हैं। वहां पे इजी मेथड है। तो आप यहाँ पे कहिएगा सर कि अगर हम प्राइम फैक्टर से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, तो फिर यहाँ पे हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से एचसीएफ निकालने की क्या जरूरत है। हम तो यहाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसको आसानी से इसी से निकाल लेना सर, तो हम यहाँ क्यों अपना दिमाग लगाएं, होगा ऐसा सवाल आपके माइंड में आता होगा ना। तो देखिए इससे हमको क्यों निकालने के लिए बोला गया है, वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ना। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा तो उस वीडियो को आप फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सवाल है कि सर इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको क्यों दिया गया कि नहीं आप जाकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो वो देखिए बाबू हम बता रहे हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से आप क्या कीजिएगा, कोई छोटा नंबर कोई भी दिया रहेगा, जैसे आपको 500 दिया हुआ है या 200 दिया हुआ है, तो इस दोनों का आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि किस नंबर से कट रहा है, प्राइम नंबर से। लेकिन अगर यहाँ पे दे देगा 1 2 5 2 और एक दे दिया आपको 0 4 3, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर दे दिया, एक दे दिया 2 5 4, तो आप क्या कीजिएगा, इसको बैठकर इसको फैक्टर करते रहिएगा कि किसके नंबर से कट रहा है, चलो इसको फैक्टर करते चले। तो आपको इस पे क्या करना है, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भैया किस नंबर से कट रहा है। आप देखिए हमको पता है कि 2 से कटने का कंडीशन क्या होता है, लास्ट में अगर हमारा क्या हो 0 2 4 6 8 रहता है हमारा, तो हमारा 2 से कट जाता है। इस सबको ऐड करके देखते हैं, 3 के टेबल से कटने वाला तो 3 से कट जाता है। तो आप उतना बैठे रहिएगा, देखते रहिएगा कि हाँ कौन से कट रहा है नहीं कट रहा, दिमाग लगाते लगाते चले इसको पूरा प्रोसेस से। तो वहां पे आपका क्या होगा, दिमाग खराब होने लगेगा, अरे कौन करेगा इतना लंबा प्राइम फैक्टर। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बोला गया कि इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आसानी से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं।
समझे? तो छोटा छोटा नंबर कोई दिया रहेगा तो उससे तो प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकालना एकदम आसान है। आप क्या कीजिए, जल्दी जल्दी फैक्टर कीजिए, उसको निकाल लीजिए। हमको पता है कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको लोएस्ट पावर होगा तो उसको ले लेंगे, तो वही हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ वाला में प्राइम फैक्टर करने बैठेंगे तो लो भाई करते चलो लंबा खींचते चलो। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जब आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा बनाइएगा तो बहुत आसान मेथड से बनेगा। तो इसे हम अभी नहीं बताएंगे। हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ नंबर्स और वहां बोल रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे कि हाँ इस मेथड से आसान किस तरह से बन रहा है। बस हमने आपका अभी क्लियर कर दिया ये कि सर हम प्राइम फैक्टर से ही क्यों बना रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यों नहीं बना रहे हैं, हमको इससे क्यों निकालने के लिए। तो समझ गए ना, हम इससे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, और हम लोग इससे कोई छोटी से छोटी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वहां पढ़ेंगे। और यहाँ पे बाबू एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसे हम आप लोगों को टिक करवा देंगे कि ये आपसे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग टिक कर लीजिए। उस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा, क्योंकि यहाँ हम पूरे एग्जाम के पर्पज से पढ़ाएंगे कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता है। बिहार बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन हर बार रिपीटेड आता है। तो बिहार बोर्ड का मतलब तो आप देखिए 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए तो ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही करता है। और एनसीईआरटी में आपका इतना सारा क्वेश्चन नहीं है कि वो दूसरा कोई क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होता है। और एक्सरसाइज 1.1 नहीं मतलब चैप्टर फर्स्ट से रियल नंबर से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो कौन सा क्वेश्चन आता है नहीं आता है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। आप उसे नोट कीजिएगा, टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट लिखिएगा उस पर, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलो क्लियर हुआ बाबू ये। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक में जो पढ़ना है इसे हम लोग पूरा क्लियर करते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कोई चीज समझने के बाद बनाने में ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे हमने एक देख लिया कि यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। अब यहाँ पे तीसरा है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तीसरा मतलब कि यहाँ पे तीसरा आप तो देखे ना क्या लिखा हुआ, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण मतलब क्या होता है, तो रिविजिटिंग। मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं कि √2, √3, √5, √7 ये सब सारे हमारे क्या है अपरिमेय संख्या है। ये आप पढ़ चुके हैं, आप 9th क्लास में भी ये जाने होंगे कि ये सब सारे हमारे क्या है अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 में हमारा क्वेश्चन सब दिया हुआ है, वहां पे हम लोग सीखेंगे कि और प्रूफ करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है, क्यों है। वहां पे आपको बोला जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और बाबू हर बार एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है हमारा 2 नंबर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे आपने पढ़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर में। उसी तरह आपका इससे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहां पे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा। यहाँ भी याद रखें इससे भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाए। तो हम लोग इसमें सीखेंगे और प्रूफ करेंगे कि √2, √3, √5, √7 हमारा अपरिमेय संख्या है, कैसे वो हम प्रूफ करेंगे। और आसान है, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक आप प्रूफ कीजिएगा, एक के हेल्प से आप आगे प्रूफ करते चले जाइएगा, चाहे जितना भी नंबर है, √7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, बिल्कुल सब आसान तरीके से बनाइएगा। एक ही हम सीखेंगे, एक ही आप बनाने के बाद आप कहिएगा कि सर ये सब तो खुद हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसे टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनेगा हलवा ये, आप टेंशन नहीं लीजिए। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इसे इस हलवे को अच्छे से बनाएंगे और खाएंगे, साथ मिलकर खाएंगे। तो साथ मिलकर खाने में मजा ही कुछ और है। तो हलवा बनाएंगे और खाएंगे। तो हमारा जो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है चौथा पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चौथा है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो परिमेय संख्या क्या होता है ये आपको पता है कि वैसी सारी संख्याएं जैसे p बाई क्या कर सकते हैं हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। यहाँ कंडीशन है कि p और q क्या है हमारा, p
p और q हमारा पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। मतलब आपको कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है 2/3 परिमेय संख्या ना, इसको अगर 9th क्लास में बात किया जाए तो 9th क्लास में बोला होगा कि इसका दशमलव, इसको दशमलव में बदलिए। तो इसको दशमलव में किस तरह से बदलिएगा, आप क्या कीजिएगा, 3 से 2 को डिवाइड कीजिएगा। ये तो नहीं कट रहा है, इसके लिए हमको पता है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे एक इसके बदले हमारा एक 0 आता है। 3 6 18, यहाँ पे 2 बचा, फिर हम इस पॉइंट का एक 0 ले सकते हैं, 3 6 18, तो 2 बचा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू 0.66666 लिख दिए। इस तरह से हमने बनाया। और कोई नंबर दिया हुआ है 4/9, तो चलिए 9 से 4 को करते हैं, तो इसको डेसिमल में बदलते हैं। तो हमको पता है कि डेनोमिनेटर से हर को क्या करते हैं हम लोग, डेनोमिनेटर से हम लोग डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 9 से 4 को कीजिए, नहीं कटेगा पॉइंट का 0, तो 9 4 36, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे फिर पॉइंट का 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चेक कर सकते थे या इसको डेसिमल में बदल सकते थे। लेकिन यहाँ पे नया क्या सीखेंगे, यहाँ पे नया क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नया ये पढ़ेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, तो हमको उसको बिना भाग दिए दूसरे मेथड से बताना है, जो हम लोग देखेंगे अभी क्या कौन सा मेथड हो। तो वो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है, मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या हमारा शांत। शांत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, या दूसरा हम लोग अशांत है। तो अशांत को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि किसी का दशमलव प्रसार जो है ना शांत या अशांत कब होता है। तो देखिए चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये हमारा 0.6666 ये रिपीटेड आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटेड आ रहा है, ये रुकेगा नहीं, पता नहीं ये कहाँ तक आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो जिसका इसको जो रिपीट हो रहा है ऊपर हम लोग बार का साइन देते हैं, ऐसे डैश बोलते हैं, इससे ये पता चलता है हमारा ये आके रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, सॉरी। तो इसे क्या देख रहे हैं आप, इसका दशमलव रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ये जो दशमलव हो गया हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये अशांत होगा। लेकिन अगर हम कोई एक नंबर लिखते हैं, चलिए कोई एक परिमेय संख्या लिखिए यहाँ पे 4/5, 4/5। तो चलो 5 से 4 को हम डिवाइड करते हैं 0.0, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे देखिए क्या पता चला कि 4/5 इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पे खत्म हो गया, ये पूरे पूरे कट गया ना, इसका दशमलव क्या हो गया, रुक गया। तो जिसका दशमलव रुक जाता था इसे हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, इसका दशमलव क्या है, इसका शांत है, इसका दशमलव क्या है, शांत, इसका डेसिमल क्या हमारा शांत। मतलब 9th क्लास में इस तरह से हम लोग पहचानते थे कि किसी का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है। तो हम लोग डिवाइड देकर पहचानते, डिवाइड देकर देखते थे कि किसका दशमलव हमारा क्या है, शांत है या अशांत। तो शांत या अशांत का मतलब समझ गया था। लेकिन यहाँ पे जो हम सीखेंगे ना कि कोई परिमेय संख्या रहेगा, उसको बिना विभाजन, बिना डिवाइड किए हम लोग जानेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो वो हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया ना। अब उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक कंडीशन आ गया है कि अगर कोई संख्या है, कोई जैसे कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या हो गया p/q, क्यों जो इसका हर है, हर में कोई भी नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए p/q के रूप में लीजिए, उसका जो रूप अगर हमारा, उसका जो हमारा रूप, जैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो q का प्राइम फैक्टर मान लीजिए इस रूप में आएगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, या मान लीजिए 2 का पावर m आ गया, या यहाँ पे हम मान लीजिए 5 का पावर n आ गया। यहाँ पे m और n पूर्ण संख्या है, पावर इसका कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कई बार आ सकता है, 4 बार 5 बार 6 बार, कितने बार। तो यहाँ पे या वो अकेला 2 का पावर m आ जाए या 5 का पावर n आ जाए। तो अगर कोई परिमेय संख्या रहेगा, उसका हर का जो होगा अभाज्य गुणनखंड, मतलब उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर करेंगे, वो अगर इस तीनों रूप में से किसी एक रूप का भी आ जाता है, तब यहाँ पे हम इसका कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका हमारा दशमलव प्रसार, इसको याद रखिए, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा।
याद रखना है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा उसका हर, उसका क्यों, जो हम अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वो अगर इस रूप का आए या इस रूप का आए या इस रूप का आए, तीनों में से किसी रूप का भी आएगा तो हमारा कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई परिमेय संख्या हमारा है p बाई क्यू, कोई परिमेय संख्या हमारा क्या है, p बाई क्यू, तो अगर यहाँ पे अगर क्यू है, चलिए तो इस क्यू का अगर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मान लीजिए कि 2 और 5 आ गया, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आ गया, या कंडीशन है कि 2 का पावर m भी आ गया या 5 का पावर n आ गया। लेकिन अगर इस दोनों के साथ कोई तीसरा टपक गया, कोई तीसरा नंबर, कोई हमारा तीसरा प्राइम नंबर आ गया, या इसके साथ कोई दूसरा टपक गया, या इसके साथ कोई दूसरा टपक गया, तब हम लोग इसको कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका हमारा दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसको बिल्कुल याद रखना है कि अगर हमारा जो कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको अगर क्यों, उसका जो हर, उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका दशमलव अगर उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 का पावर m या 5 इंटू 5 का पावर n के रूप में आ गया, या उसमें सिर्फ 2 का पावर m आ गया, या उसमें 5 का पावर n आ गया, तो इस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर वही कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू दिया हुआ है, या p और q पूर्णांक है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका अगर हर डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, मान लीजिए 2 और 5 भी आ गया, उसमें साथ में कोई तीसरा टपक गया, यहाँ पे 2 का पावर m के रूप में आ गया, लेकिन कोई तीसरा टपक गया, 5 के अलावा कोई दूसरा टपक गया, यहाँ पे 5 का पावर n के रूप में आया, लेकिन 2 के अलावा कोई तीसरा आकर टपक गया, तब इसमें इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यही है कि बिना भाग दिए हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कोई भी परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे हम एक कोई नंबर दे देते हैं 9/50। अब इसको आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड दिए आपको पहचानना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 50 है ना, तो चलिए 50 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। 50 का क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर चलो कीजिए, 2 2 जा 4, 2 से कट रहा है ना, ये लास्ट में 0 है, 2 2 2 जा 4, एक इस पर गया तो 5 10। इसको देखते हैं तो 5 से कट रहा है, 5 इंटू 5, 5 5 25। तो चलिए इसका हर है 50, तो 50 का देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारा, 2 इंटू 5 का पावर 2, 5 कितनी बार, 2 बार। तो देखिए क्या है, 2 है और 5 है। हमने बताया था कि अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का रूप का हो, या इसमें से कोई सिंगल आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें 2 और 5 दोनों है, और 2 पे क्या m, यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पे तो है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 9/50 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। दशमलव प्रसार क्या है इसका, शांत है। और चलते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं कि अशांत कब होगा। तो अगर हम लोग लिखते हैं 8/15 लिख देते हैं, ओके, या 8/ हम लोग 7/30 लेते हैं, यहाँ पे 30 है। तो चलिए हमको पता है किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, हमको हर का, मतलब किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का करना है तो 30, तो यहाँ पे 30 का हम लोग करते हैं, साइड में करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 50। तो यहाँ पे देखिए 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 और 5 तो है, लेकिन तीसरा क्या टपक गया, यहाँ पे तीसरा 3 टपक गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो बस इसका हम यही लिखेंगे कि 7/30 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू
2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर है? तो हमने देख लिया कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट हुआ। हम लोग अभी प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में 5 क्वेश्चन दिए हुआ है, वो सारा 5 क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे बनाएंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। फिर उससे रिलेटेड आप भारतीय भवन के बुक से जितना ज्यादा हो उतना क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना आपको तो वो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए या आप कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा संख्या क्या होता है, संख्या के प्रकार के बारे में जाने। जो बच्चे नहीं देखे थे फर्स्ट लेक्चर, वो जाके फर्स्ट लेक्चर जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे जाना कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमने देखा हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन लेमा भी बोलते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं इसको, और हमको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बोलना। ये कह रहा है, ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो उसी के इससे क्या करना, हमको एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ पे हमने इसमें क्या बोला था कि किसी भी भाज्य संख्या का जो है रूप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हो सकता है। और अगला हमने क्या बोला, तीसरा हमको इसमें पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या होगा पुनर्भ्रमण। मतलब कि हम लोग जानते हैं √2 √3 √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो अपरिमेय संख्या कैसे है उसको प्रूफ करना है, जो हम एक्सरसाइज 1.3 में जानेंगे। और ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इस पे हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो एक्सरसाइज 1.2 में बनाएंगे। अब फर्स्ट जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं उसका जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे। और ये चौथा हम लोग क्या जान रहे हैं कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, मतलब ये जो अभी सीखे ये जो आप देखे हैं कि कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा ना, तो उसका दशमलव, उसको बिना डिवाइड दिए उसका दशमलव, हमको उसका डेसिमल जानना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है या अशांत है। ये हम एक्सरसाइज 1.4 में देखेंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे जितना भी लेक्चर आएगा हर लेक्चर में एक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। 1.1 को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.2 को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोगों का जितना थ्योरी था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई चीज इसमें नहीं समझ में आया हुआ तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को प्ले कीजिए, दोबारा देखिए और वहां से आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है बाबू, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।